अच्छा, स्ट्रक्चर डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कभी कभी लोडिंग जो आपके पास स्ट्रक्चर की होती है वो हमेशा जरूरी नहीं कि वो स्टैटिक हो, यानी वो एक रुका और डायनेमिक लोडिंग भी हो सकती है। डायनेमिक का मतलब असल में होता है क्या, चेंजेस विद टाइम। ऐसी चीज जो आपके पास टाइम के साथ चेंज हो तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक में, ये जैसे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक बीम है आपके पास, सही है, उसके ऊपर आपके पास एक लोड पड़ा हुआ है। तो अब ये यहीं पे बस पड़ा हुआ है, सही है ना, ये हिल नहीं रहा या कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपके पास एक स्टैटिक है? और इसके जैसे आपके पास इफेक्ट क्या आएगा, इसके जैसे सिर्फ आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। ये जो बीम है ये आपके पास सिर्फ विद ये डिस्प्लेस हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इससे। और डायनेमिक क्या होता है आपके पास, डायनेमिक लोडिंग ऐसी होती है जिसकी लोडिंग जो है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, सेम, और टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, और आपके पास जो इसका रिस्पांस है ना वो भी डायनेमिक होता है। तो इसकी वजह से आपके पास जो बीम है इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आती है कि वो बार बार हिल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ होती है, एक दो डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको कहते हैं स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ है कि वो बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी आपके पास बीम में आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। कहीं क्योंकि आपके पास जो लोड है वो डायनेमिक होता है, वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है। तो आपके पास अगर लोड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे, एक डायनेमिक और स्टैटिक का, तो हमें पता लग जाएगा कि आपके पास जो डायनेमिक का लोडिंग का ग्राफ होता है वो इस तरह होता है कि वो सीधी लाइन नहीं होती, नहीं, वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये आपके पास, इसका मतलब है कि ये डायनेमिक लोडिंग है कि भी वेलोसिटी जो है ना वो आपके पास लग रही है। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम जो है ना वो जीरो आपके पास। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, एक्सेलरेशन आ रही। एक्सेलरेशन जैसे आपने एफएससी में पढ़ा होगा, तो वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन आए, इस जिसकी लोडिंग में एक्सेलरेशन हो, तो वो डायनेमिक लोडिंग होती है। तो आपके पास जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो फिर उसको हम कहते हैं डायनेमिक लोडिंग। अब स्टैटिक क्या होता है, उसमें आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होती, यानी आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, या तो ये होगी नहीं, या आप यानी आपके पास वेलोसिटी है ही नहीं, सिरे से वो जीरो है, या फिर स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, तो वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, सही है ना। आपके पास चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास जब ये जीरो होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो तब जाके फिर आपके पास स्टैटिक लोडिंग होती है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक लोडिंग। अब ये किस किन वजूहात की वजह से होती है, क्या रीजंस है ये आपके पास डायनेमिक लोडिंग आ रही होती है, इसमें तीन मेन रीजंस होती है। सबसे पहले कि इनिशियल कंडीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में हैं, सही है ना? अब लिफ्ट जो है ना वो नीचे से ऊपर गई है या ऊपर से नीचे गई है, तो जब वो लिफ्ट की वो रुक भी जाए ना, तो आपके पास आपका जो लिफ्ट है वो वाइब्रेट कर रही होती है थोड़ी देर तक। अब वो वाइब्रेशन क्यों हो रही तक कि उस पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रही है, उस पर कोई आपके पास लोड नहीं लग रहा, वो तो रुके हुआ है, फिर भी वो हिल रही है। वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि उसकी इनिशियल कंडीशन पहले मोशन में थी। तो कभी कभी इनिशियल कंडीशन मूवमेंट में होती है, तो इस वजह से भी आपके पास डायनेमिक लोडिंग आती है। एक होता है अप्लाइड फोर्स, कि फोर्स अप्लाइड किया जाए, जैसे आप बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो तो उसके जैसे एक डायनेमिक लोडिंग आ गया आपके पास किसी बिल्डिंग में, या फिर आपने कोई मशीन ऐसे इंस्टॉल कर दी जो हर वक्त वाइब्रेट करता है। तो वो जो वाइब्रेशन है ना वो असल में वो मशीन जो है असल में फोर्स अप्लाई कर रही थी बिल्डिंग पे, जिसकी वजह से आपके पास बिल्डिंग में वाइब्रेशन आती है, जैसे विंडो हो गया। तो एक तरीका के एक तो वजह होती है कि भी इनिशियल कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके बाद जो ना वाइब्रेशन आ रही है या डायनेमिक लोडिंग आ रही है। दूसरी वजह क्या होती है कि उस पर कोई ऐसी फोर्स लगे जिसकी वजह से डायनेमिक लोडिंग आए। थर्ड क्या होता है कि भी सपोर्ट की मोशन की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है, जिसमें आपके पास सपोर्ट्स जो होते हैं या आपके पास जो फाउंडेशन होते हैं ये जब हिलने लग जाए, तो उसकी वजह से भी डायनेमिक लोडिंग आ रही होती है। तो तीन मेन रीजंस होती हैं आपके पास, जिसकी वजह से जो तीन मेन सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपके पास कॉजेज है जिसकी वजह से आपके पास डायनेमिक लोडिंग आती है। इनिशियल कंडीशन क्या है,
इनिशियल कंडीशन की वजह से हो सकता है, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से और सपोर्ट के की वजह से हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके टाइप्स भी होते हैं डिफरेंट। एक होते हैं कॉजेज, पिछली वाले तो कॉजेज, और उसी के लोडिंग के टाइप्स क्या हो सकती हैं। टाइप्स में ये कि भी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आ सकती है। वाइब्रेशन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे पेंडुलम होता है, आप उसको एक दफा छोड़ दे तो वो अपने मीन पोजीशन से ना घूमती रहती है, डिफॉर्मेशन होती रहती है, सही है ना। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं वाइब्रेशन कहते हैं। तो कुछ लोडिंग है तो इसकी वजह से आपके पास बिल्डिंग में ना ऑसिलेशन आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है, ठीक है। और कुछ होता है आपके पास, मतलब कोई आपके पास लोडिंग फ्री वाइब्रेशन आती है। अब इसमें भी दो टाइप्स की होती है ऑसिलेशन, और इसमें एक होता है फ्री वाइब्रेशन हो सकती है, ये एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन हो सकती है। फ्री फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि लोड एक दफा लग के वो उसको हमने हटा दिया और उसके बाद भी वो मोशन शो करे, जैसे पेंडुलम होता है। उसके ऊपर अगर लोड एक दफा आपने उसको खींचा, उसको आपने छोड़ दिया, तो वो फिर उसके बाद भी खुद ही हिलता रहता है। तो ये इवन आपने लोड आप आपने हटा दिया, फोर्स तो नहीं लग रही, मगर फिर भी वो हिलेगा, ये है ना। दूसरा है कि भी आपके पास हम हर वक्त उस पर फोर्स लगाएं वाइब्रेशन के लिए, है? कि हर दफा उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तब वाइब्रेशन हो रही है, सही है ना। तो इसमें आपके पास जो डायनेमिक वाइब्रेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक फ्री वाइब्रेशन होती है, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन होती है। फ्री वाइब्रेशन में एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो बस एक इनिशियल लोड लगता है, फिर उसके बाद जो है ना वो वाइब्रेशन उसकी चलती रहती है। और फोर्स वाइब्रेशन में ये होता है कि एक एक्सटर्नल लोड हमेशा ही लग रहा होता है उस पर। अब आपके पास द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, एक चीज आपके पास हमें पता होना चाहिए, जिस हम स्टैटिक में होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं, इस तरह डायनेमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। The number of independent displacement components then must be considered to present the effect of all significant inertial forces of the structure। कि भी कितने टाइप की डिस्प्लेसमेंट आई है आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में, जब डायनेमिक लोडिंग लगे तो उसकी वजह से कितनी टाइप की वाइब्रेशन वो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें तीन टाइप की हो सकती है, कि भी या तो सिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, दूसरे की भी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, एक से ज्यादा हो, तीसरा कॉन्टिन्यूस यानी उसमें इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। सिंगल में आपके पास वन डिस्प्लेसमेंट ऐसा आपके पास हो जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो, मतलब आपके पास एक ही चीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही हो। मल्टी में आपके पास एक से ज्यादा चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, और कॉन्टिन्यूस इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एग्जाम्पल से बताते हैं हम। अब ये आपके पास है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर तक मूव हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें कितने, अब डिग्री फ्रीडम में दो चीज़ होती है, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशनल। ट्रांसलेशन है कि भी लीनियर मोशन जो होता है आपके पास वो कितनी हुई है, और आपके पास ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है कि भी उसने मूवमेंट कितना किया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हुआ तो इसके टू ट्रांसलेशंस हैं, यानी टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और दोनों कौन से टाइप के ट्रांसलेशन, यानी ये थोड़ा सा एक्स में भी मूव हुआ और वाई में भी मूव हुआ, तब जाके ये जब इस पे लोड लगा तो इधर जाके डिस्प्लेस हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे जब पहुंचता है डायनेमिक लोडिंग की वजह से, तो वो उस जगह पे कितने टाइप ऑफ मोशन के जरिए कितने किस तरह पहुंचता है, तो उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम कहते हैं। कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए पहले एक्स में थोड़ा सा कुछ मूव होना पड़ा, फिर वाई में मूव होना पड़ा। तो इसके टू ट्रांसलेशंस हैं और टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके ना इस तरह हो गया, ठीक है ना। अब इसका किस तरह होगा, अब ये पहले एक्स पे मूव हुआ है, ये फिर वाई पे मूव हुआ। तो अब ये दोनों जो है ना ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है, सही है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशंस, सही है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन से टू ट्रांसलेशंस हुए, एक एक्स पे मूव और दूसरा वाई में मूव हुआ है, इसको कहते हैं टू ट्रांसलेशन। अब वहां पे जाके सिर्फ ये मूव नहीं हुआ बल्कि रोटेट भी हो गया, सही है ना। कि वहां पे जाके रोटेट भी हो गई, पहले ऑब्जेक्ट सीधा था, अब ये जाके टेढ़ा हो गया, तो वहां पे जाके रोटेट भी हुआ, तो इसका मतलब इसमें एक रोटेशन भी आई है, सही है ना। तो टू ट्रांसलेशन और एक रोटेशन इसमें आई है, तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब एक ऑब्जेक्ट है वो जाके यहाँ से इधर तक मूव हुआ है, सही है ना। अब इसमें कितनी होगी, तो इसमें सिर्फ इसको यहाँ पे ना एंगल चाहिए था, यानी इसमें सिर्फ एक रोटेशन चाहिए था जिसकी वजह से इसको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है ना। अब एक्स वाई अगर ना भी होता ना, सिर्फ हम अगर थीटा भी इसमें डाल दें, अब इसमें सिर्फ थीटा डाल दूं तो इसकी फाइनल पोजीशन तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कहाँ पे है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन अगर मैं हटा दूं तो आपको जरूर आप इसकी फाइनल पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना। मगर यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ थीटा डालो तो आपको खुद ही पता लगे कि यार ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो गया, लेकिन इसमें एक्स और वाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेशन की मोशन की जरूरत नहीं है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का यह मतलब है कि जब आपके पास डायनेमिक लोडिंग की वजह से एक चीज मूव होती है, डिस्प्लेस होती है, तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए आपको कितनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशन या रोटेशन को चाहिए, सही है। कि वो ट्रांसलेशन रोटेशन होगी तो आपको पता लगेगा कि इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है। अब इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुई है तो हमें सिर्फ थीटा की जरूरत है। इसी तरह अगर बीम वाइब्रेट करता है, सही है ना, अब उसमें इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही है ना। ये दोनों किसकी एग्जांपल थी, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थी सिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मल्टी, ये आपके पास है कंटिन्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जांपल है। अब इस बीम में हर जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, हर पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, सही है ना। यानी हर पॉइंट की एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही है ना। एक हर पॉइंट की एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो पूरे बीम की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, वो इनफाइनाइट हो, सही है ना। हर पॉइंट कितनी ज्यादा होंगी, यहाँ से यहाँ तक आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कॉन्टिन्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, कुछ एग्जांपल्स है। अब जैसे ये एक बिल्डिंग है, सही है ना, अब उसको हम रियल में देखते हैं। अब ये टू एंड फ्रॉम मोशन करेगा, सही है ना, जिसकी क्योंकि यहाँ पे मैथ कंसंट्रेशन है, तो ये आपके पास इसी की एग्जांपल है, वन टाइप उसकी पेंडुलम की तरह। तो इसकी आपके पास इसको हम सिर्फ अगर एक्स शो करना पड़ेगा, सही है ना, या तो रोटेशन शो कर दें या तो एक्स शो कर दें, की बात है। तो इसे सिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, एक है। एक आप स्प्रिंग को हम अगर खींचते हैं तो इसको भी सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन में क्या कहते हैं मूव करते हैं, तो इसकी भी सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी भी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें हम वर्टिकल मोशन और वर्टिकल ट्रांसलेशन करते हैं, इसमें हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम अगर ये इधर उधर मूव हो रहा है जिस तरह ये है तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है इसमें। और इसमें इसको अगर इससे ये इस तरह मूव हुआ तो इसमें रोटेशनल ट्रांसलेशन वो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये टोटल ये सारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, डायनेमिक फोर्सेस की जो बेसिक सोर्सेज पहले हमने काजेज पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने उसकी टाइप पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि भी उसके सोर्सेज में कौन कौन से होते हैं। ये या तो ग्राउंड की वजह मोशन की वजह से होगा, विंड की वजह से होगा, मशीन की वजह से होगा, ब्लास्ट की वजह से होगा। मुख्तलिफ कंडीशन को एक करके पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ देखते हैं कि भी हार्मोनिक लोडिंग होती है। एक टाइप ऑफ लोडिंग होती है हार्मोनिक लोडिंग। हार्मोनिक लोडिंग वो होती है जिसमें आपके पास अनबैलेंस फोर्स लग रही है, तो ये जैसे आपके पास मशीन कहीं पे लगी हो, टरबाइन वगैरह, अब वो अनबैलेंस फोर्स लगती है। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं, जैसे आप क्लॉथ्स अपने कपड़े डालते हैं वॉशिंग मशीन, अब वो बैलेंस नहीं होते, उसमें सारी जगह पे एक जैसे कपड़े नहीं पड़े होते, तो उसके जैसे आपके पास द मशीन, अगर आपके पास कपड़े हर जगह पे यूनिफॉर्मली ना पड़े तो मशीन हिलने लग जाती है, इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी है, तो ये ना, तो आपके पास एक टायर पंचर हो जाए, तो ये ना, तो आप आपके पास वो जो एक टायर की जो मोशन है ना, वो तीनों टायरों के साथ मैच नहीं करती, तो उसके जैसे आपके पास तो उसमें वाइब्रेशन आती है, और वो वाइब्रेशन अगर उसके सस्पेंशन के साथ मैच हो जाए तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, सही है। तो ये आपके पास वाइब्रेशन कुछ होती है, वो होती है अनबैलेंस फोर्स के वजह से, हार्मोनिक फोर्स उसको लोडिंग कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है ब्लास्ट। ब्लास्ट यानी बम धमाके जो होते हैं। बम धमाके की जो आपके पास फिलॉसफी होती है, फिनोमिना होते हैं उसके बिहाइंड के, किस तरह उसमें से आपके पास इफेक्ट आता है, उसको इस तरह शो किया हुआ। पहला होता है कि अभी इनिशियल स्टेट है, अभी कोई बम वगैरह नहीं फटा हुआ, सही ना, अभी सब कुछ सही है, सलामत है।
दूसरा स्टेज होता है कि बेबी बम फटता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस जगह पे बम फटा है। अब बम फटेगा तो उसके जैसे यहाँ पे ना कंप्रेशन आ जाएगा, काफ़ी जोर की शॉक आएगा आपके पास। यहाँ पे हवा जो है ना उसकी, जब बम जो फटता है ना तो उसके जैसे हवा बाहर की तरफ जा रही होती है, तो ये सारा उस तरफ हवा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक इफेक्ट आएगा। सही है ना? तो इस ग्राफ में ये शो किया हुआ है, जिसमें प्रेशर आएगा, प्रेशर चीज़ों पे आएगा। तीसरी स्टेज होती है कि वो प्रेशर जब ख़त्म हो जाता है, सही है ना, तो वो वापस जीरो पे आ जाता है। यानी अब प्रेशर ख़त्म हो गया, बम ख़त्म हो गया, तो प्रेशर ख़त्म हो गया। अब जहाँ पे बम फटा था ना, वो असल में करता क्या, हवा को फेंकता है, तो यहाँ जोर से हवा को जोर से फेंकता है, तो उस वजह से तबाहियाँ होती है। अब जब हवा फेंकी उसने, तो उस जगह पे ना क्या आ जाता है, उस जगह पे खला आ जाती है, उस जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सही है ना? जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो बाहर से फिर वो हवा जो है ना वापस इसकी तरफ उसी जगह उस जगह को भरने के लिए आती है। जो बाहर वाली हवा है उस जगह को भरने के लिए फिर आती है। सही है? तो यानी उसके बाद जो स्टेज होता है उसको कहते हैं सक्शन, यानी नेगेटिव फेज आता है। एक दफ़ा आपके पास चीज़ें इस तरफ मूव हुई हैं, दूसरी दफ़ा आपके पास चीज़ें वापस बम की तरफ मूव हुई हैं, और उसके बाद तबाहियाँ आती हैं असल में। सही है ना? तो 5 स्टेज है आपके पास, क्या कहते हैं, किसी भी लोड डायनेमिक लोडिंग के ब्लास्ट के। फिर उसके बाद होता है किस्म इम्पल्स लोडिंग, कि आपके पास एक इस तरह चीज़ है, जो ये आपके पास टैंकर है, उसके पास उसमें एक बॉल है, तो ये जाके उस पर हिट करता है। सही है ना? जो आपके पास, जैसे आपके पास ये एक टाइम और फोर्स और ड्यूरेशन का जो एक कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ पे लगता है और उसके जैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सही है ना? अब ये देखें, ये पहले लोड आया, लोड उस पे लगा, फिर वो लोड उस पे लगा, थोड़ी देर के लिए वो उस पे लगता है और वहाँ उसकी जैसे तबाहियाँ लाता है, फिर उसके बाद वो उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है आपके पास। तो इम्पैक्ट लोडिंग होता है जो थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ पे लगा और उस वजह से उस स्ट्रक्चर में कोई क्या कहते हैं डायनेमिक इफेक्ट आए। जैसे आपके पास हम्म, जहाज जा रहा है और आगे से कोई परिंदा आ जाता है, तो वो उसको लगता है, इम्पैक्ट करता है। सही है ना? तो वो थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर हट जाता है। सही है ना? इस तरह जो फोर्स लगती है वो थोड़ी देर के लिए लगती है और उसको से इम्पैक्ट आए। फिर होता है ग्राउंड मोशन, एक मैंने बताया था आपको। ग्राउंड मोशन में भी आपके पास क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो हिलती है टाइम के साथ। सही है ना? यानी एक्सेलरेशन आती है उसमें। ठीक है? तो उस वजह से जब फाउंडेशन में एक्सेलरेशन आएगी, फाउंडेशन हिलेगी, तो फिर पूरी बिल्डिंग में आपके पास इफेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल ऐसी हम ग्राउंड मोशन किस तरह समझा सकते हैं। समझो आपने एक फ्रिज या अलमारी या बिल्डिंग आपने एक डाला है, उसके पीछे खड़ा किया हुआ। अब ग्राउंड मोशन का मतलब है कि जो ट्रक जो डाला है वो हिलने लग जाए। सही है ना? वो फोर्स लगाए और आपके पास डाला जो ट्रक है वो आगे की तरफ जाए, तो जारी बात है जो बिल्डिंग है, फ्रिज है, वो पीछे की तरफ रुकने की, वापस जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पास ग्राउंड तो इसका हिल रहा है मशीन के साथ, मगर जो ऊपर वाली जगह थी ना ये आपके पास इनिशियल स्टेज में थी। अब ये चाहते हैं कि मैं वहीं पे रहूं। सही है? इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ था कि हर ऑब्जेक्ट वो अगर स्टैटिक पोजीशन में, यानी आपके पास रुका हुआ है, तो वो चाहता है वो रुके, बजूज इतनी फोर्स उस पर लगे कि वो उसकी इनर्शिया से ज़्यादा हो जाए। एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस पर आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे वो हिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज़्यादा है। मगर जब आपकी फोर्स है वो इनर्शिया से भी ज़्यादा हो जाए, तब जाके हिलने लग जाता है। इसकी तरह ये बिल्डिंग है, ये ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आपके पास ये अगर ये वाली फोर्स जो है आपकी, ये इससे ज़्यादा होगी उसकी इनर्शिया से, तब जाके ये मूव करेगा। तो ये आपके पास आपकी के ऑपोजिट एक फोर्स लगाती है, इसको कहते हैं इनर्शिया। एक होती है डायनेमिक लोडिंग की टाइप है कि विंड टाइप। सही है ना? ये प्रेशर डालती है आपके पास बिल्डिंग पे। तो एक होता है अर्थक्वेक और विंड में फ़र्क क्या है आपके पास, कि अर्थक्वेक की जो लोडिंग होती है, जो आपके पास विंड की जो लोडिंग है वो प्रेशर टाइप की, यानी फोर्स लग रही होती है किसी भी बिल्डिंग पे, जो है ना फोर्स लग रही होती है विंड में। और जबकि अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में आपके पास
मोशन लग रहा होता है आपके पास, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइप की लोडिंग लग रही होती है आपके पास, और जो विंड है उसमें आपके पास फोर्स टाइप की लोडिंग लग रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से शो होता है कि आपके पास ये बिल्डिंग है, अब इस पे जब जो अर्थक्वेक आया तो आपके पास टू एंड फ्रॉम मोशन हुआ तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस्म की लोडिंग आई, यानी इस पे डायरेक्ट लोड फोर्स नहीं लग रही बल्कि खुद फाउंडेशन हिली है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की लोड लग रहा है इसमें। जबकि आपके पास विंड की जो थी ना वो बाकायदा फोर्स लग रही थी, प्रेशर लग रहा होता है, और जितना हम ऊपर जाते हैं तो उतने वो प्रेशर बढ़ रहा होता है। अच्छा, जो विंड फोर्स होती है वो नॉन जीरो, उसकी जो मीन होता है वो जीरो नहीं होता, यानी उसके आपके पास ओसिलेशन होती है वो जीरो के ऊपर नीचे, बल्कि हमेशा ही कोई ना कोई इसकी फोर्स होती है उसके आगे ऊपर नीचे जो है ना इसकी मोशन हो रही होती है। और इसमें रिवर्स बहुत कम होता है, यानी अब बहुत देर तक कोई विंड लग रही है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ज़्यादातर एक ही तरफ होती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि भी वो वापस दूसरी डायरेक्शन में भी मूव करने लग जाए। जबकि आपके पास आर्थिक होती है तो साइक्लिंग लोडिंग होती है, यानी ये टू एंड फ्रॉम मोशन होती है इसकी, इसमें पॉजिटिव फेज भी है तो नेगेटिव फेज भी आता है। ये जैसे एग्जांपल शो की हुई है कि आपकी ये जीरो के ऊपर नीचे होती है, कभी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होती है, कभी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होती है, और उसका मीन क्या होता है, जीरो होता है। जबकि विंड में मीन जीरो नहीं होता, बल्कि वो या तो हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, वो कम ज्यादा होती है। ये क्या होती है, ये कम ज्यादा के साथ साथ आपके पास इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि टू एंड फ्रो डायरेक्शन होती है और इसका मीन होता है जीरो। जबकि देन आपके पास विंड होती है, इसका मीन जीरो नहीं होता बल्कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है और कम ज्यादा होती है। तो आपके पास अर्थक्वेक में असल में क्या होता है कि जो फॉल्ट लाइंस होती है आपके पास अर्थ की, वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिव ना वो मोशन करती है, स्लिप हो जाती है। तो उसको जैसे आपके पास ग्राउंड मोशन होती है उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती है, और वो वेव्स जाके ना किसी बिल्डिंग पे वो लगती है। अब इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है एपी सेंटर और एक होता है हैपोसेंटर। हैपोसेंटर वो पॉइंट होता है ज़मीन के नीचे जहाँ से आपके पास असल में अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। ज़मीन के नीचे जहाँ पे आपके अंदर जहाँ पे आपके पास पॉइंट हो जिसकी वजह से आपके पास अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है उसको कहते हैं हैपोसेंटर। और एपी सेंटर क्या होता है, जो आपके पास ज़्यादा हमने खबरों में देखा भी इसका एपी सेंटर इतना दूर है, तो वो होता है कि उसी पॉइंट का जो ऊपर ज़मीन पे पॉइंट बनता है ना वो एपी सेंटर होता है। जिस पॉइंट से जो की वजह से अर्थक्वेक आया उसी का जो ज़मीन के ऊपर आपके पास जो वो होता है पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। तो आपके पास अर्थक्वेक की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, एक होता है बैक एंड फ्रॉम मोशन होता है, पी टाइप की वेव्स होती है जिसमें आप मतलब फुल फुल टाइप वेव्स कह सकते हैं, जिसमें आपके पास यानी आप सुखड़ा और उसमें आपके पास बकलिंग और फ्रैक्शन होता है, यानी आपके पास इस तरह की मोशन होती है, वो कभी सिकुड़ती है वो कभी फैलती है, इस तरह की मोशन होती है। और दूसरी एक टाइप की होती है एस टाइप वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स जिसको कहते हैं, जिसमें आपके पास जो ज़मीन है ना वो ऊपर नीचे मूव करती है, यानी वेव्स की तरह मोशन आती है इसमें, और ये ऊपर नीचे मूव करती है। इतना ये पी टाइप की ज़्यादा नुकसानदेह होती है और एस टाइप की इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। फिर वो एक टाइप हो गया होता है जिसमें आपके पास ये साइड वेव्स ज़मीन हिलती है आपके पास, लेकिन जब जल आता है तो साइड वेज मूव करता है। तीन एक में क्या होता है, सिकुड़ता है और वो होता है फैलता है ज़मीन, जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट उसको हम कहते हैं पी टाइप। और एक में ना आप ऊपर नीचे मोशन होती है, फिर ना उसको कहते हैं एस टाइप। और एक में जो ना साइड वाइज मोशन होती है। और एक टाइप होता है जिसमें आपके पास ना साइक्लिक लोडिंग होती है। साइक्लिक लोडिंग के मतलब ऐसी मोशन होती है कि आपके पास जो अंदर ज़मीन होती है ना वो गोल गोल घूमती है, सही है ना। मतलब आप समझो आप वेव्स के ऊपर, पानी के वेव्स के ऊपर, या आप किश्ती में और नीचे से ना आपके पानी की वेव्स गुजर जाए, ये ना वो साइक्लिंग लोडिंग टाइप का, यानी गोल गोल मूव करने वाली होती है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे भी होता है और साइड वाइज भी मोशन हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि भी इनर्शियल फोर्स क्या होती है, कि आपके पास जो रूफ होता है, आपके पास जो बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इनिशियल कंडीशन में होता है, यानी वो चाहता है कि मैं उधर ही रहूँ, सही है ना। तो जमीन जब आपकी तरफ इस तरफ मूव करेगी तो ये आपके पास ऊपर वाली बिल्डिंग को दूसरी तरफ उस पर फोर्स लग रही होगी।
तो जितना आप ऊपर जाएंगे तो जाहिर बात है इनर्शियल फोर्स भी ज़्यादा होती है। इनर्शियल फोर्स क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आपके पास लोड, वो बिल्डिंग उतना ही दूर जाता है आपके पास बेस से, और उतनी वो उसका वजन भी बढ़ रहा होता है, ऊपर जितना जा रहा होता है तो आपके पास टोटल वजन बढ़ रहा होता है। सही है ना? तो इस पे ये बड़ी वो बात है कि आप ऊपर जाते हैं तो आपका वजन बढ़ रहा होता है बिल्डिंग का।